हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा ही अपने लास्ट टाइम जो है एस सी वर्मा के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है 29 चैप्टर, उसके अपन ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। कितने? 1 से 15 तक हमने कर लिए थे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे कुछ क्वेश्चंस पे मिले थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिले थे, जिनसे और भी आपका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग हो गया होगा, ठीक है। अब अपन आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पर। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि थ्री इक्वल चार्जेज, ठीक है, इसमें क्या कहा है, थ्री इक्वल चार्जेज 2.0 into 10 to the power minus 6 coulomb each are held fixed at the three corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter। मतलब कोई आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन होगा, मैं यहाँ पर इसको बना लेता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं मालूम है आपको, मैं क्वेश्चंस की थ्योरी नहीं लिखवाता, एज ए कोई डायग्राम वगैरह इस तरीके से मैं क्वेश्चंस को नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो थ्री इक्वल चार्जेज है, तो एक काम करते हैं अपन, एक बार चार्ज जो है उनको क्यू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये क्यू कंसीडर कर लेना। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, 2 into 10 to the power minus 6 कूलम। ओके, साइड आपको इसमें जो साइड है एल, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसको एल कंसीडर कर लूंगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना इसलिए। ओके, फाइंड द कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेज ड्यू टू द रेस्ट टू। ठीक है, अब इनमें से आपको क्या करना है, केवल दो कोई चार्जेज होंगे, उनकी वजह से आपको किसी एक चार्ज पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्वेश्चन नोट कर लेना। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन चार्ज। ओके, एक पर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। तो अब सिंपली आप देखिए करना क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है एज ए ट्रिकी क्वेश्चन है, जो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस को शायद ऐसा करवा भी दिया होगा मैंने, है ना, एक स्क्वायर वाला, ठीक है, ट्राइंगल्स वाले, ऐसे मैंने सुपरपोजिशन वाले में लेक्चर में ये क्वेश्चन कराए हुए होंगे, ठीक है। फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं फटाफट इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। देखिए अपने पास में क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू चार्ज है। अब अपन जानते हैं कि इस क्यू चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट इज F1 कंसीडर कर लीजिए। ये इधर एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज F2। क्लियर यहाँ तक? आप चेक कर पाओगे कि ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये अपन जानते हैं ये 60 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आप देखो ये L होगी, चार्ज Q है, ठीक है। अब सिंपली F1 और F2 की वैल्यू बता दीजिए पहले, ठीक है। तो आप क्या चेक कर पाओगे कि F1 की वैल्यू क्या है, कि क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर बनने वाली है। और इसी तरीके से आप चेक करोगे कि F2 की वैल्यू, तो वो भी यही आनी है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर न्यूटन। अब आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये दोनों फोर्सेज जो है वो इस चार्ज पर क्या हो रहा है, सुपरपोज हो रहे हैं विद 60 डिग्री एंगल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब देखो मैंने कहा है कि एंगल 60 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, 120 डिग्री आ जाता है, ठीक है। अगर फोर्स सेम होते हैं, है ना, फोर्स सेम होते हैं, तो अपन जब पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं तो वहां पर आप डायरेक्टली एज ए ट्रिक यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था अगर दोनों ही फोर्स सेम होते हैं और एंगल 120 डिग्री होता है, तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे आप, तो वहां पर आप रिजल्टेंट फोर्स जो है क्या मिलेगा, एफ ही मिलेगा, ठीक है, इक्वली आता है। 90 डिग्री के लिए अगर होता है, मान लो कि यहाँ पर 90 डिग्री वाला होता, ठीक है, दोनों के बीच में एक इधर जा रहा होता है, एक परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल इसके, तो बताइए रिजल्टेंट क्या हो जाता है उसका, √2f होता। क्लियर? और 60 डिग्री के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, √3f, ठीक है। नहीं मालूम है तो सुपरपोजिशन में जाना और वहां पर जो मैंने ये लेक्चर कंप्लीट कराया हुआ है एज ए ट्रिक, ठीक है, वो आप देखना। ओके, तो अब हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ एंड रिजल्टेंट फोर्स। ओके, एफ इक्वल क्या लिख सकता हूँ मैं, √3f, ये लो, ठीक है। ये रिजल्टेंट लिख देता हूँ FR, ठीक है। काम कंप्लीट हो गया, ज्यादा कोई सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए FR इक्वल √3f के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दीजिए बस। FR इक्वल √3, ठीक है। के की वैल्यू क्या है भाई, 9 into 10 to the power 9। क्यू कितना है, 2 into 10 to the power minus 6, स्क्वायर कर देंगे 4 into 10 to the power minus 12,
एंड डिवाइड एल स्क्वायर, एल कितना है 5 सेंटीमीटर, मींस 5 into 10 to the power -2 ऑल स्क्वायर मींस 25 into 10 to the power -4 हो जाएगा। बस आपको इसको फर्दर आगे सोल्व करना है और आप ये चेक कर पाओगे अगर दोनों फोर्स सेम है तो ये बिल्कुल इनको बाइसेक्ट करते हुए ही निकलेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो 30 डिग्री पर होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको आगे इसको फर्दर आगे और सोल्व कर लेना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पर। देखिए 17 क्वेश्चन में क्या है, 4 इक्वल चार्जेज 2.0 into 10 to the power -6 कूलम वही है, each are fixed at the four corners of a square side 5 सेंटीमीटर। मतलब ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन बस डाटा यही है, बस इसने इस क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर ये केवल एक स्क्वायर हो और स्क्वायर पर ऐसे ना 4 चार्जेस प्लेस्ड हो तो वही वन चार्ज पर जो है इक्विवेलेंट फोर्स जो है वो फाइंड करना है बाकी के 3 चार्ज की वजह से। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 17th क्वेश्चन नंबर 17th में क्या है कि अब आपको क्या गिवन है, एक स्क्वायर है, ठीक है, 4 चार्जेस प्लेस्ड है, वही सेम मैग्नीट्यूड के, वही Q की वैल्यू है 2 into 10 to the power -6 कूलम, वही L की वैल्यू साइड L कितनी है वही 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन चार्ज। बस सिंपल सा है, देखिए अभी ये भी चुटकियों में हो जाएगा। ओके, एक बार आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो अब क्या करते हैं वही वापस से इसका डायग्राम बनाइए। मैंने ये सब क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है ना, पहले वाले लेक्चर्स में। तो ये अपने पास में क्या है, एक स्क्वायर होगा, ठीक है, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज। अब देखिए कि ये एक बार ये क्यू चार्ज जो है मान लीजिए कि नंबर 1 है, नंबर 2 ना, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। ओके, अब चेक करिए कि ये क्यू चार्ज जो है ये सब सेम पोलैरिटी के है और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये फोर्स अप्लाई कर रहा होगा F1 है ना, वेक्टर में आप कंसीडर कर लेना इन चीजों को। फिर ये इधर लगाएगा, ये फोर्स डायरेक्टली इस तरफ होगा, दैट इज F2। ओके, और ये इधर अप्लाई करेगा, इस तरीके से होता हुआ आएगा ये, ठीक है, एंड दैट इज F3। ये बातें आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब आप देख रहे हो 3 फोर्सेज यहाँ पर जो है प्रेजेंट है, सुपरपोज हो रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, पहले आप F1 F2 F3 ये फाइंड कर लीजिए और डायरेक्टली इनको फिर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए यूजिंग सुपरपोजिशन लॉ। तो आप चेक कर पाओगे कि F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए F1 एंड F2 दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, ये आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और सिंपली क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, kq स्क्वायर डिवाइड l स्क्वायर न्यूटन, ये इनका मैग्नीट्यूड आना है। क्लियर यहाँ तक का? अब अपन चलते हैं किस पर, F3 पर चलते हैं। F3 बता दीजिए, F3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये इसकी जो लेंथ होगी, मतलब जो सेपरेशन होगा वो इसका डायगोनल होगा और डायगोनल जो है वो √2l होगा। तो मींस कितना हो जाएगा, kq स्क्वायर डिवाइड √2l, मतलब कितना हो गया, √2 मतलब 2l स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, न्यूटन। ये बात समझ में आ गई, तीनों फोर्स मिल गए आपको। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर ये तीनों फोर्स सुपरपोज तो हो रहे हैं, लेकिन पहले आप F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अब आप चेक कर पा रहे हो F1 और F2 जो है दोनों सेम मैग्नीट्यूड में है, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, पहले रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लीजिए। किसके लिए, देखो आप इसको पहले इस तरीके से लिखिए, Fr इक्वल F1 प्लस F2 प्लस F3, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक? बस आपको इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, लेकिन ये सब आप देख रहे हो सुपरपोज हो रहे हैं, ठीक है, लीनियरली नहीं है, मतलब कॉल लीनियर नहीं है, कॉल लीनियर नहीं है। तो यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम लो वाला सिस्टम में आपको यूज करना होगा। तो पहले आप F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ F12 इक्वल जो भी होगा मैं लिख देता हूँ, चलिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है F1 और F2 के, और मैंने 90 डिग्री के लिए क्या बताया, √2f आना है। तो बताइए F12 कितना आएगा, √2f आएगा, क्योंकि F1 और F2 सेम है तो आप इसको f कंसीडर कर लेना। ओके, तो ये √2f आ जाएगा। अब f की वैल्यू अपने पास में, सो F12 कितना हो गया, √2f, मतलब kq स्क्वायर डिवाइड l स्क्वायर न्यूटन हो गया। अब आप चेक कर पा रहे हो कि देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो फाइनली यहाँ पर मिलने वाला है,
क्लियर यहाँ तक, इसी के अलोंग मिलेगा F3 के, है ना, 45 डिग्री पर मिलने वाला है। तो ये क्या है अपना F12 आ गया। अब दोनों कोलिनियर हो गए, क्लियर यहाँ तक। अब कोलिनियर है, सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट FR कितना हो जाएगा, FR, सो FR कितना हो जाएगा भाई, √2 KQ स्क्वायर डिवाइड L स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर डिवाइड 2L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको फर्दर आगे सोल्व कर सकते हो। सो FR इक्वल टू KQ स्क्वायर डिवाइड L स्क्वायर √2 प्लस 1/2 हो जाएगा। बस आपको अब वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, K की वैल्यू, Q, L, ये सब वैल्यूज आपको पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हो गए किस बेस पर, ये सुपरपोजिशन बेस पर हो गए। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फटाफट आगे चलते हैं। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सा है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको थ्योरेटिकली समझाना चाहता है। ये क्या है कि ए हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम जो है वो एक प्रोटॉन रखता है एंड 1 इलेक्ट्रॉन, इट मे बी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये अपन जानते हैं, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी हुई हो, ठीक है, या न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पढ़ी हुई हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी फर्स्ट जो स्टेट में, जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अगर कोई न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसकी जो वो रेडियस होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। और अपन देखो नॉर्मली स्पीड भी आप लोग अगर जानते होंगे तो स्पीड भी कितनी होती है, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के समथिंग ये होती है। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम, अब यहाँ ये कुछ गिवन है, 1 एंगस्ट्रॉम में कितनी वैल्यू होती है, 10⁻10 मीटर with the proton at the center। okay, तो प्रोटॉन सेंटर पर होगा। okay, the hydrogen atom is said to be in the ground state, in this case find the magnitude of the electric force between the proton। ठीक है, अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि ये हाइड्रोजन एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है, दैट इज प्रोटॉन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और ये ग्राउंड स्टेट मींस n = 1 होगी। तो सिंपली आप चेक कर सकते हो कि ये जो इसकी रेडियस है r, मतलब इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट है ये, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसके r 0.53 एंगस्ट्रॉम ये गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर हो गया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है केवल, और अब आपको केवल इसके दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स, बस फाइंड, मैं लिख देता हूँ या इंटरएक्टिव फोर्स, फाइंड इंटरएक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, बहुत ही सिंपल हो गया अब तो। F इक्वल क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर डिवाइड R स्क्वायर, बस हो गया। 9 इंटू 10⁻9, क्यू क्या होगा, चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, सेम होता है इसलिए मैंने क्यू स्क्वायर लिखा इसको, मींस 1.6 इंटू 10⁻19 ऑल स्क्वायर एंड डिवाइड R कितना है, 0.53 इंटू 10⁻10 ऑल स्क्वायर। अब आपको आगे इसको सोल्व करना है। ठीक है, मैं सोल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको अब कैलकुलेशन करनी होगी, बस इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इसी से रिलेटेड होगा। एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ओके, इसी में क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इन अबाउ क्वेश्चन, इन अबाउ क्वेश्चन। ओके, अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको स्पीड फाइंड करनी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब आप जानते हैं स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, मैंने स्पीड वाला भी आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाले से। ठीक है, उसमें मैंने आपको टाइम पीरियड वगैरह ये सारा मैंने करवा दिया था एसएचएम के लिए, क्योंकि इसमें एसएचएम भी हो रहा होगा, सिंपली बात है ये। ठीक है, तो इससे एसएचएम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखिए कि इसमें हो क्या रहा है कि इस क्वेश्चन में
कि स्पीड पूछ रहा है अभी इस इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड कोई v वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा होगा, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा होगा, तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो अब सिंपली आप चेक कर पाओगे कि अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसको रिवॉल्व करने के लिए अपन जानते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए कोई भी पार्टिकल जो होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक इमेजिन फोर्स बोल सकते हैं हालांकि, और ये कहां से मिल रहा होगा अपन जानते हैं, है ना, मैंने आपको याद हो तो मैंने कहीं बताया होगा कि कोई स्ट्रिंग है, पत्थर बांध दिया, घुमा दिया, तो वहां से उसको टेंशन से मिल जाता है, ग्रेविटेशन होगा, अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, ठीक है, कोई प्लेनेट, ठीक है। यहाँ पर अपन देखें तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स से, अभी यहाँ की बात है तो इलेक्ट्रिक फोर्स से इसको इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, Fe is equal to mv square divide r, ओके, mv square divide r is the centripetal force। अब आप Fe की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्लियर, या तो आप F को यहाँ से Fe की वैल्यू आई गई होगी, ठीक है, वो वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं आप यहाँ पर सोल्व कर लीजिए आगे वापस से, kq square divide r square into mv square divide r, ये कैंसिल हो जाएगा, सो mv स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड आर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड एम आर, सो v इक्वल टू रूट के क्यू स्क्वायर डिवाइड एम आर, ओके। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, k की वैल्यू पुट करनी है, q की वैल्यू, m क्या है यहाँ पर, मास, ठीक है, मास किसका है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का, ध्यान रखना है ना, ठीक है। आपको ये मैं लिख देता हूँ कि ये मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और इसका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, ओके। तो अब नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 पॉजिटिवली चार्ज, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार, आ जाना तो चाहिए। 10 positively charged particles are kept fixed on x axis, मुझे ये क्वेश्चन शायद पूरा लिखना पड़ेगा, एक बार मैं फिर भी ट्राई करता हूँ शॉर्ट में लिखने का। 10 positively charged particles are kept fixed on x axis, okay, on x axis x equal to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, इस तरीके से गिवन है अप टू 100 सेंटीमीटर, 10 है तो 100 तक हो गया, 10 से स्टार्ट है। तो फर्स्ट पार्टिकल हैज अ चार्ज एंड मैं Q1 लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाएगा, इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, Q2 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, ये 8 है, Q3 27 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे। द 10th particle has a charge and 10th particle means Q10 is equal to 1000 into 10th power minus 8 कूलम चार्ज है इस पर, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कहा गया भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज placed at the origin, ओके। तो ये अपना क्वेश्चन है, तो अपन अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको, पहले तो आपको 10 पॉजिटिवली चार्ज गिवन है और कहा है कि ये कोई एक्स एक्सिस पर रखे हुए कैसे है कि पहला जो चार्ज है ये 10 सेंटीमीटर पर होगा, ये वाला 20 सेंटीमीटर पर, और इसी तरीके से आगे रखे हुए हैं। और कहा है कि एक 1 कूलम चार्ज जो है वो ओरिजिन पर रखा हुआ है और इस पर आपको इन सब की वजह से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, ओके। तो करना क्या है इसमें आपको पहले एक्स एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि सब चार्जेस जो है वो सब एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं, ठीक है। ये कंसीडर कर लीजिएगा कि ये इसका क्या है, ओरिजिन है, ओके।
और ये आप इसको बता दीजिए कि ये क्या चीज है, एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस है। ओरिजिन पर क्या रखा हुआ है, 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड इस तरीके से ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और इन पर चार्ज रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q10। Q1 की वैल्यू बताइए कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁸ कूलम। Q2 की वैल्यू 8, ओके, 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम। फिर आगे है 27 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और ये है 1000 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ये इस तरीके से चार्ज है और इस पर आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो सिंपली आप चेक करिए पहले कि इस Q1 चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लग रहा होगा F1, फिर इसी तरीके से लगेगा F2, है ना। सब ये इसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। इसी तरीके से ये एंड सो ऑन अप टू F10, इस तरीके से ये सब फोर्स जो है इस पर सुपरपोज हो रहे हैं, ठीक है, जो ओरिजिन पर जो चार्ज प्लेस्ड है। अब आपको क्या करना है, पहले F1 फाइंड कर लीजिए। तो F1 इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, कि Q कितना है, 1 इंटू 10⁻⁸, है ना, इंटू 1 एंड डिवाइड R स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻2, मतलब कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आनी है यहाँ पर, 10⁻⁻2 F1 k इंटू 10⁻⁸ डिवाइड 10⁻⁻2, ये ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, सो 10⁻⁻2 है। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें वाले सेकंड वाले में क्या आ रहा था, कि अपन कोई कॉमन चीज आ रही हो तो उसको कॉमन लेकर लिख देंगे, ठीक ठीक है। तो F2 इक्वल कितना हो जाएगा, k इंटू 8 इंटू 1, ठीक है। तो कितना है ये, ठीक है, 8 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1 एंड डिवाइड डिस्टेंस कितनी है, 20 मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻2 ऑल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आएगा F2, k इंटू 8 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, एंड डिवाइड 4 इंटू 10⁻⁻4, तो ये 2 हो गया, सॉरी ये 10⁻⁻2 नहीं है, 10⁻⁻1 है ना। मैंने इसको जीरो को, है ना, कैंसिल करके फिर उस तरीके से इसको लिखा हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, तो ये 2 आ गया, वो 10⁻⁻6 हो जाएगा, कहने का मीन्स है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कितना आ रहा था यहाँ पर, k इन 10⁻⁻6, ओके, न्यूटन। और इसमें कितना आ रहा है, 2k, ओके, 2k 10⁻⁻6 न्यूटन। इसी तरीके से आप फर्दर आगे और सोल्व करिए F3 के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये 30 और ये 27, तो 9 3 जा 27 होगा, मतलब ये इसी तरीके से आप चेक कर पाओगे। तो ये 3k 10⁻⁻6 न्यूटन बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से चलेगा अप टू F10, और F10 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 10k इंटू 10⁻⁻6 n हो जाएगी। ओके, अब आपको इनको क्या करना है, बस ऐड करना है यूजिंग सुपरपोजिशन लॉ। F इक्वल F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन अप टू F10 हो जाएगा। और अब देखिए, आप इनको जोड़ना है बस, और कुछ नहीं है आपको, है ना, ऐड करना है इसको। तो F1 की वैल्यू कितनी है, k 10⁻⁻6 प्लस 2k इंटू 10⁻⁻6 एंड प्लस, मैं इसको आगे तक नोट कर देता हूं इसी तरीके से, 10k इंटू 10⁻⁻6। अब वैल्यू क्या जो कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेकर लिख दीजिए, k 10⁻⁻6 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना, ये प्लस अप टू कहां तक चलेगा, 10 तक चल जाएगा। ओके, k 10⁻⁻6 इसमें कॉमन आ जाएगा। अब देखो, ये नेचुरल नंबर्स का समेशन है, ठीक है। और अपन जानते हैं कि
नेचुरल नंबर्स का जो समेशन है उसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन एंड डिवाइड टू। क्लियर? सो f इक्वल के, है ना, ये वाला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में या 11, है ना, 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा ये, है ना, अलजेब्रिक में। तो कितना है यहाँ पर n, कितना है 10, और n प्लस वन कितना हो जाएगा 10 इंटू 11/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। सो f इक्वल चेक कर लीजिए, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 10 इंटू 11 एंड डिवाइड बाई 2। तो ये तो 4.5 हो गया। ठीक है, अब आप इसको आगे और सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻3, 4 10⁻4, तो बस आपको सोल्व करना है 4.5 इंटू 11 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये आपको इसमें इस तरीके से सोल्व करना है, बस इसमें कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है कि जितने फोर्स सुपरपोज हो रहे हैं उनको आप अलग अलग फाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये कोलिनियर है तो डायरेक्टली आप सुपरपोजिशन लो यूज करिए, ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नेचुरल्स जो नंबर्स है, ठीक है, तो उनका जो समेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड टू, वेयर n इज द नंबर, ठीक है, नंबर्स ऑफ दिस नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड दैट इज 10, एन क्या है यहाँ पर 10 है, बस ये फॉर्मूला पुट करिए। तो यहाँ पर ये n इंटू एन प्लस वन मतलब 10 इंटू 11 हो जाएगा, डिवाइड 2 हो ही जाएगा। ठीक है, बस इसको फर्दर आके सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है भाई, टू चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, टू चार्ज पार्टिकल गिवन है आपको, और बोल रहा है कि हैविंग चार्ज 2 इंटू 10⁻8 कूलम, each are joined by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कहा है कि ये मान लीजिए कोई इस तरह की कोई टेबल होगी। ओके, ये इस तरह की कोई टेबल है ना, ये ऐसे कंसीडर कर लीजिए ऐसे। ठीक है, ये कोई टेबल है, और इस टेबल पर क्या कहा है कि दो चार्ज पार्टिकल्स को रखना है, Q1 मतलब Q ही है, दोनों सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही गिवन है, 2 इंटू 10⁻8 कूलम, 2 इंटू 10⁻8 कूलम, ये दोनों स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं एक दूसरे से। ओके, और कहा है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो, है ना, आपको टेंशन फोर्स कैसे फाइंड करना होगा। अब देखिए, पहले तो आप चेक कर लीजिए जब इक्विलिब्रियम में कैसे आएंगे। मान लो कि दोनों चार्ज को आपने ना स्ट्रिंग से बांध दिया, बांध कर आपने रख दिया, अब वो रिपल्सन होगा, सेम पोलरिटी चार्ज है, क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होके दूर जाएंगे। फिर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि वो बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस कौन करेगा, है ना, इस चार्ज को बैलेंस कौन करेगा, इस चार्ज को बैलेंस कौन करेगा, भाई रुक गए ना, तो वहां इसका मतलब वहां पर टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ है स्ट्रिंग में, और उस टेंशन फोर्स ने उस इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है बैलेंस कर लिया है। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर ये Q और ये Q है, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो आप चेक कर पाओगे कि ये इस तरीके से इन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और ये इन पर क्या क्रिएट हो जाएगा, टेंशन फोर्स। और बैलेंस की कंडीशन में अपन जानते हैं कि T इक्वल किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा। सो T इक्वल F, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही k की स्क्वायर डिवाइड r स्क्वायर। ठीक है, बस आपको सोल्व करना है, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, 4 इंटू 10⁻16 एंड L मीन्स 1 स्क्वायर। ओके, बस इसको सोल्व कर लेना, आगे आ जाएगा आंसर। ये तो इजी है, कैलकुलेशन भी छोटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 बहुत ही मतलब बड़ा क्वेश्चन है ये, 22 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन 22 क्या है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग चार्ज। ठीक है, आपको क्या गिवन है, टू आइडेंटिकल बॉल, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, टू आइडेंटिकल बॉल। देखो मैंने इस पर इस तरीके पर, है ना, इस क्वेश्चन पर बेस या इस कॉन्सेप्ट पर बेस मैंने एक लेक्चर बनाया अलग से। ठीक है,
और वो है न्यूमेरिकल्स ऑन सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम पर है, सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम। ओके, उस पर मैंने बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां पर मैंने समझाए हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन को लेकर, अलग अलग कंडीशंस को लेकर बताया हुआ है। तो अब चेक कर लीजिए क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है। देखो बहुत सिंपल है, टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड मास ऑफ 100 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम, ठीक है, मींस आपको Q1 एंड Q2 दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 × 10⁻⁷ कूलम है। ठीक है, मास इनका सेम है m1 m2, ठीक है, और वो कितना है 100 ग्राम है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। द बॉल्स आर हेल्ड एट सेपरेशन 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। बैलेंस मतलब इनको क्या कहा है कि द बॉल्स आर हेल्ड एट सेपरेशन 5 सेंटीमीटर। मान लो कि ये x है या r, जो भी आप इसको कंसीडर करना चाहो, r लिख दीजिएगा। r कितना है 5 सेंटीमीटर है, ओके। एंड देन रिलीज, इसने कहा है कि अगर, है ना, क्वेश्चन में ये सिचुएशन बन रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दो चार्ज है, चार्ज बॉल आइडेंटिकल बॉल है, मतलब सब सेम है, मास चार्ज वगैरह सब सेम है, रेडियस वगैरह। और क्या है कि मान लो कि इनको ये बहुत पास में रखे हुए थे, एक कितनी डिस्टेंस पर 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर पर रखे हुए थे इस तरीके से, ये Q1 और ये Q2 है, है ना, चार्ज सेम है, ये ध्यान रखना आपको। ओके, लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये स्ट्रिंग लेंथ का है ना 50 सेंटीमीटर है, ओके, ये आ रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल, फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज्ड बॉल, ओके, एक बार आपको इस पर फोर्स फाइंड करना है। नेक्स्ट बी, द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चन को मैं पूरा लिख देता हूं। द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट along and perpendicular to the string, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा लिखना मेरे लिए जरूरी हो गया था, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट थर्ड, इसका सी पार्ट जो है वो है द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। डी पार्ट जो है द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और इसमें क्या है कि इनको जस्ट रिलीज किया जाता है ना, जस्ट रिलीज, ठीक है, जस्ट रिलीज, ठीक है। आफ्टर, ये सब जो भी फाइंड करना है आपको, आफ्टर जस्ट रिलीज इनको फाइंड करना है, ओके। अब देखिए एक बार आप इसको, क्वेश्चंस को अब समझिएगा। तो पहले तो आपको इसमें क्या करना है, देखो पहले एक बार क्वेश्चन की सिचुएशन को पूरा अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए, आपको दो चार्ज आइडेंटिकल बॉल्स गिवन है और इनको इस तरीके से दो अलग अलग स्ट्रिंग है, उनको 50 सेंटीमीटर सेम लेंथ की है, और इनको एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया हुआ है, और कहा है कि 5 सेंटीमीटर पर इनको पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब छोड़ दिया, अब रिपल्सन होगा तो वो है ना, रिपल्स होके दूर जाना स्टार्ट करेंगे। तो इसने कहा है कि आफ्टर जस्ट रिलीज, लास्ट में कहा है कि आफ्टर जस्ट रिलीज, मतलब जैसे इनको छोड़ते हैं तब ये सब आपको फाइंड करना है। देखो अब फर्स्ट इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज्ड बॉल, ठीक है, मतलब इन पर, है ना, कोई भी एक बॉल पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है इसका, ठीक है। ए पार्ट जो है इसमें तो आप क्या करोगे, ए पार्ट में
आपको केवल इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, k q स्क्वायर डिवाइड r स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना है। सो F इक्वल 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, एंड q कितना है यहाँ पर, q गिवन है 2 इंटू 10 टू पावर -7 ऑल स्क्वायर एंड डिवाइड r कितना है 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 इंटू 10 टू पावर -2 ऑल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व कर लेना है, तो ये f आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जहां तक इसका f है मेरे हिसाब से 0.144 कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार सोल्व कर देता हूँ। 9 इंटू 10 टू पावर 9, 4 इंटू 10 टू पावर -14 एंड डिवाइड 25 इंटू 10 टू पावर -4, ओके। तो ये कितना हो गया 36 डिवाइड 25, ये कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया तो इंटू 10 टू पावर -1 हो जाएगा ये, ओके, है ना, सही है, -10, ओके सही है। अब ये 10 टू पावर -1 हो गया, तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो ये 0.144 न्यूटन आना है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये इसका फोर्स आ गया है ना, चेक कर लेना, मैंने तो ऐसे ही आइडिया लगाकर इसको बताया मैंने इसका आंसर। अब देखिए आगे बी पार्ट, इसका बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बी पार्ट के लिए क्या करना है कि मुझे इसको रफ कर देना है, ठीक है। तो एक काम कर लीजिए आप, या तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे करता हूं मैं। ओके, अब देखो बी पार्ट पे आ जाइए। इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, जो इन पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उसका जो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपको फाइंड करना वो कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के अलोंग, ठीक है, बोला है कि टू द द अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अलोंग फाइंड करना है और एक उसके परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो मैं इसका एक एफबीडी बना देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बी पार्ट, बी पार्ट पे देखिए क्या कह रहा है, ये बी पार्ट देख लेते हैं इसका, ठीक है। ये फर्स्ट चार्ज होगा, ये सेकंड चार्ज होगा, क्लियर यहां तक? तो कंडीशन क्या है कि देखिए यहां पर आप मान लीजिए कि ये एंगल जो है वो कितना है, थीटा है, दैट एंगल आल्सो भी थीटा, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है ना, फोर्स अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स F रिपल्सिव नेचर का होगा, एक इधर अप्लाई हो रहा होगा F, और एक फोर्स मान कोई भी एक चार्ज कंसीडर कर लीजिए, बस तो मैं ये वाला चार्ज कंसीडर कर लेता हूं, और इस पर अप्लाई हो रहा है क्या, वेट फोर्स mg, ओके। अब क्या है कि अब ये दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, अब बोला है कि इस क्वेश्चन में कि ये जो भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं ना, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, मतलब इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके जो कंपोनेंट है, एक तो स्ट्रिंग के अलोंग और एक, मतलब जो भी कंपोनेंट फाइंड करना है वो एक तो आपको स्ट्रिंग के अलोंग फाइंड करना और एक इसके स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसमें। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इन दोनों को अलग अलग जो है सोल्व कर लेता हूं, कि मैं इसका इसके अलोंग जो है परपेंडिकुलर, इसके अलोंग जो है इनके फोर्स फाइंड कर लेता हूं, और फिर बाद में उसका जो भी रिजल्टेंट कंपोनेंट मिलेंगे वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर कि मान लेते हैं कि ये एंगल जो है जो भी रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये कंसीडर कर लीजिए कि ये एंगल जो है थीटा है, और ये एंगल जो है वो कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, है ना। ये क्लियर ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो ये कुछ है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इसको इस तरीके से है ना मूव करवाएगा, मतलब ऐसे रखे हुए हैं एकदम से, जैसे रिलीज किया, रिलीज करते ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, है ना, उसकी डायरेक्शन, मतलब आप बोल सकते हो टेंजेंशियली इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये एंगल आप कंसीडर कर लीजिए थीटा, और ये कंसीडर कर लीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसके अलोंग ले रहा हूं, ठीक है, स्ट्रिंग के अलोंग, ताकि आप ये बता सको, ठीक है, कि इसके अलोंग इन दोनों का रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या होगा और इसके परपेंडिकुलर इन दोनों का कंपोनेंट क्या होगा, तो वो रिजल्टेंट फोर्स के ही कंपोनेंट होंगे,
ओके, तो मैं इस mg का अगर कंपोनेंट बताना चाहूंगा इसके अलोंग, देखो अगर मैंने इसके अलोंग थीटा कंसीडर कर लिया, ये स्ट्रिंग है और इसके अलोंग मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, तो अब आप बता सकते हो कि ये कितना क्या हो गया, mg cos थीटा हो जाएगा। क्लियर यहां तक? और आप इसके लिए भी आप बता सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ये बात समझ में आ गई। और अब यहां पर इसके परपेंडिकुलर की बात करें इस f के लिए, तो इसका परपेंडिकुलर इधर जाएगा, तो ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या होगा, f sin 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसके लिए देखें तो इसके परपेंडिकुलर इधर चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा, और ये क्या होगा, mg साइन, सॉरी mg, हाँ ओके, mg साइन थीटा। ओके, तो ये इस तरीके से आपको इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट कंपोनेंट मिलेंगे, मतलब रिजल्टेंट कंपोनेंट मतलब वो जो सुपरपोज हो रहे हैं, ठीक है, इन फोर्स के कंपोनेंट, आप उनका क्या करना है, आपको रिजल्टेंट फाइंड कर लेना है, ठीक है, इसके अलोंग और उसके परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, है ना, रिजल्टेंट कंपोनेंट, है ना, रिजल्टेंट कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग। तो आप चेक कर पा रहे हो अलोंग द स्ट्रिंग क्या है, mg cos थीटा और f cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बस आपको अलोंग में लिख देता हूं r a, लिख देता हूं r a, एंड दैट इज, है ना, r इज द रिजल्टेंट एंड a इज द अलोंग। ओके, सो mg cos थीटा एंड प्लस f cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। mg cos थीटा प्लस f, ठीक है, cos 90 इंटू cos थीटा फिर प्लस साइन 90, ठीक है, तो ये आप चेक कर पाओगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां से mg की वैल्यू पुट कर दीजिए f, और ये पर cos थीटा और sin थीटा की नीड होने वाली है, ठीक है, तो आप चेक कर पाओगे कि अब cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो कि यहां तक की ये पूरी वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। स्ट्रिंग लेंथ कितनी गिवन है हमको, 50 सेंटीमीटर गिवन थी, ठीक है। तो ये इसके सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो cos थीटा और sin थीटा में बता देता हूं। तो पहले sin थीटा की बात करें तो sin थीटा क्या हो जाएगा, 2.5 एंड डिवाइड 50 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया, 1/20 हो गया। ओके, इसी तरीके से cos थीटा आप फाइंड करना चाहोगे तो cos थीटा के लिए sin थीटा आ गया अपने पास में, तो ये कितना होगा, √1 माइनस, है ना, 399 डिवाइड 400, है ना, सॉरी 1 डिवाइड माइनस में, तो ये आएगा √399 डिवाइड 400, मतलब ऑलमोस्ट ये आप इसको 1 कंसीडर कर लीजिए, तो ये 1 मान लीजिए आपको, ठीक है। 1 अपन इसको ऐसे भी मान सकते हैं क्योंकि ये जो इस एंगल जो होंगे वो बहुत स्मॉल होंगे, और स्मॉल एंगल के लिए स्मॉल एंगल का मतलब लाइक 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी आनी है, 1 ही आनी है। यहाँ आप 399 में 400 से डिवाइड करोगे 0.999 मिलेगा, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1, तो √1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। सो आर ए इक्वल m की वैल्यू कितनी गिवन थी, 100g, मतलब कितना है, 100g मतलब 100 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। g यहाँ पर आपको 9.8 कंसीडर करके चलना है, ठीक है। एससी वर्मा में जितने भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो सब 9.8 लेकर ही करते हैं, ठीक है। एंड f कितना है, आपको f फाइंड करना होगा, तो वो f 0.144 आ रहा था इंटू 1/20, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लेना, और सोल्व करोगे तो शायद इसका आंसर आएगा 0.986 न्यूटन, कुछ ऐसा इसका आंसर आने वाला है। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया किसका, अलोंग आ गया। अब देखो अलोंग की बात करें तो इसमें अगर हम अलोंग की बात करें तो इस पर कितना फोर्स अलोंग है ना, स्ट्रिंग के अलोंग एक्चुअल में फोर्स कितना लग रहा है, तो आप इसका आंसर 0.986 न्यूटन नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये जो बॉल है या ये जो स्ट्रिंग है वो टूट जानी चाहिए यहाँ से,
ठीक है, अगर इसका मतलब ये इधर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो ये स्ट्रिंग टूट जानी चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग नहीं टूट रही है। क्यों? क्योंकि ये इस पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, उस टेंशन फोर्स ने इस फोर्स को बैलेंस किया हुआ है। इसका मतलब इस पर अभी कितना फोर्स लग रहा होगा? 0। ठीक है, वी नो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे। ये क्लियर हो गया होगा इतना पोर्शन। ये यहाँ से रफ कर देता हूँ इस चीज को मैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे का सॉल्यूशन इसका, बिग पार्ट का, कि टी जो है वो आर ए है, तो टी माइनस आर ए इक्वल क्या हो जाएगा? 0। मतलब अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स विल बी 0, फोर्स विल बी 0। ओके, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, अगर ये फोर्स है इस पर, इसका मतलब इधर ही लग रहा है, इधर लग रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है, टेंशन से ज्यादा है, और टेंशन से ज्यादा होगा इसका मतलब स्ट्रिंग टूटेगी। लेकिन स्ट्रिंग नहीं टूट रही है, इसका मतलब टेंशन ने इसको बैलेंस किया हुआ है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होना है? 0 हो जाएगा। ओके, अब आप क्या फाइंड कर सकते हो इसका? इसके परपेंडिकुलर वाला फाइंड कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है, 4 परपेंडिकुलर। तो अब अगर आपको परपेंडिकुलर के लिए फाइंड करना होगा, तो मैं क्या लिख देता हूँ भाई? आरपी, कि भाई इन दोनों, अब परपेंडिकुलर के लिए देखिए, एक तो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक ये अप्लाई हो रहा है इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, तो कॉलिनियर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं रिजल्टेंट आरपी लिख रहा हूँ। और आरपी इक्वल में क्या लिख सकता हूँ बताइए? एम जी साइन थीटा माइनस एफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो मैं ऐसा इसको लिख सकता हूं। तो बताइए, आरपी इक्वल एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 इंटू कॉस थीटा, एंड माइनस कोस 90, तो कोस 90 0 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 90 डिग्री 1, तो क्या बचना है? कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आना है? कॉस थीटा। सो आरपी इक्वल एम जी, एम कितना था? वही 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100 इंटू 10⁻³ इंटू जी 9.8, साइन थीटा कितना है? 1/20, है ना, फाइंड कर लिया था हमने पहले। एंड माइनस एफ कितना था? 0.144 आ गया था पहले वाले में, एंड कॉस थीटा विल बी कंसीडर एज 1। अब आप इसको सोल्व करिए, सोल्व करोगे तो ये आ रहा होगा 0.095 के कुछ समथिंग ये आ रहा है। ओके न्यूटन, ये इतना आ गया। तो आप चेक कर पाओगे कि इसके स्ट्रिंग के वर्टिकल, मतलब स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जो रिजल्टेंट फोर्स इस पर है, उसका जो कंपोनेंट होगा वो तो कितना आना है? 0.095, और कितना आना है? 0 आना है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो, टेंशन वाला तो बहुत इजी पार्ट है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन तो यही होगा, और टेंशन आप चेक कर पा रहे हो कि टेंशन किसके इक्वल है? आर ए के। वी नो टी इक्वल टू आर, ये है ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ना, इसका ध्यान रखना आपको। अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, तो अपन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसके लॉन्ग स्ट्रिंग के कितना लग रहा था? 0.986 न्यूटन लग रहा था। लेकिन स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही, इसका मतलब टेंशन फोर्स ने इस फोर्स को क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया है। तो टेंशन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? आर ए के। सो टी इक्वल आर ए मीन 0.986 न्यूटन। ओके, ये भी आ गया। नेक्स्ट डी पार्ट इसका। डी पार्ट में क्या बोल रहा है? एक्सेलेरेशन आफ्टर जस्ट रिलीज। ठीक है, अब इसका एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। अब आप चेक कर पाओगे कि इसका एक्सेलेरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, किसकी वजह से इस पर एक्सेलेरेशन जो है क्रिएट होगा। तो बताइए, इधर तो एक्सेलेरेशन होगा नहीं, है ना, ये नीचे तो जा नहीं रहा, तो ये इधर ही जा रहा है, ऐसे जाएगा, और इधर ऐसे जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आना है वो कितना आना है ना, शायद ये वाला ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो माइनस करके चेक कर लेना, ये पॉजिटिव लेना आपको। तो मींस आपको रिजल्टेंट फोर्स मतलब F इक्वल में ऐसे लिख सकता हूं, F इक्वल RP। ठीक है, सो MA इक्वल 0.095, सो A इक्वल 0.095 एंड डिवाइड M 100, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, और ठीक है, तो 0.095 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, अच्छे से धीरे धीरे समझना। ठीक है, नोट कर लेना।
और खासकर इन सॉल्यूशंस को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, इस डायग्राम को कहीं नहीं मिलने वाला है इसका डायग्राम, इसका सॉल्यूशन, ये मैंने बहुत अच्छी, मैंने खुद ट्राई किया है तब जाके ये सोल्व हुआ है, ठीक है। नहीं तो अदर्स में कहीं पर भी आप चेक कर पाओगे तो डायरेक्टली, कहीं पर तो डायरेक्टली इनको समझाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से सोल्व करके इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो यार कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 23rd पे, ठीक है। तो एक बार आप पहले इसको नोट करिए। ओके, अब 23rd क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन क्या है, ये भी अब देखो 3-4 क्वेश्चन सब सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम पर ही है। तो 23rd क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल पिच बॉल है आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। टू आइडेंटिकल बॉल को एक दूसरे से रब करके उनको चार्ज किया गया है, ठीक है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रोड। अब इसने कहा है कि मैं देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। दे आर सस्पेंडेड बाय ए हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल रोड इसमें गिवन है, रोड थ्रू टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। अब पहले तो आप ये चेक करिए, जब रब करेंगे तो दोनों पर चार्ज जो है सेम, तो पोलैरिटी का चार्ज क्रिएट होगा नहीं, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव आना है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो अब कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। तो पहले वाले में है ना एक कॉमन पॉइंट से इसको सस्पेंड किया गया था, लेकिन इसने कहा कि दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रोड थ्रू टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच, द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट बीइंग 5 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि जो इनका जो सेपरेशन जो था, ठीक है, वो पहले क्या रखा था, 5 सेंटीमीटर रखा था। इसने ये कहा है, ये 5 सेंटीमीटर का इनका सेपरेशन रखा पहले, ठीक है। मतलब ये यहाँ का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना है ना। मैं अभी इसको रफ करने वाला हूँ, ये समझ लेना। इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन द बॉल इज 3 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे इस जगह, ठीक है। तो ये जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे तब इनका जो सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसने ये कहा है, तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, ओके। ये अब समझ में आ गया होगा। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और ये कहा है कि ये 3 सेंटीमीटर का इनका सेपरेशन है, ओके। बहुत अच्छी बात है। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड द टेंशन। अब इसने कहा है कि इसमें आपको क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है एंड टेंशन फोर्स फाइंड करना है। जबकि इन पर जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो गिवन है 2 × 10⁻⁸ कूलम है, ओके। तो रब कर दिया दो बॉल को, और दो बॉल को रब करके क्या कर दिया भाई, इनको हिंज कर दिया, है ना, सस्पेंड कर दिया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर एक हॉरिजॉन्टल रोड पर, ठीक है। यहाँ पर बांध दिया, लटका दिया, छोड़ दिया। इक्विलिब्रियम में आएंगे, अट्रैक्शन होगा, इक्विलिब्रियम में आएंगे, बैलेंस हो जाएंगे यहाँ पर आकर 3 सेंटीमीटर पर। और कहा है कि मास फाइंड करो और टेंशन फोर्स फाइंड करो। देखो बहुत ही सिंपल सा है, आप चेक कर पा रहे हो कि ये पहले कहीं इस पोजीशन पे रहे होंगे, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा होगा, इनका एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो ये बताइए ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो बताइए अब ये फोर्स, इसमें जो टेंशन क्रिएट हुआ होगा टी, ठीक है, ये टी इसमें क्रिएट होगा तो टी कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा आ जाएगा। इधर क्या लगेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा और ये टी कॉस थीटा और ये यहाँ पर बैलेंस करेगा mg को। ये मैंने मेरे लेक्चर में बताया हुआ अच्छी तरीके से। और फाइनली जब हम इनको सोल्व करते हैं तो टेन थीटा है ना इक्वल एफ डिवाइड mg, अगर याद हो तो आपको, नहीं तो मैं एक बार लिख देता हूँ, चलिए, कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ होगा, मींस टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ के क्यू स्क्वायर डिवाइड एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर, ओके। सॉरी एल नहीं है यहाँ पर, एल मैंने इसको लिखा हुआ होगा, ये आप कंसीडर कर लिए आर स्क्वायर ही, ओके। एक क्या होगा, टी कॉस थीटा, यहाँ पर टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। आप काम करिए, डिवाइड कर दीजिए, इनको डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। और टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर mg आ जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, इसमें पहले तो m फाइंड करना है, देखिए m आ जाएगा, m इक्वल यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताइए टेन थीटा इंटू आर स्क्वायर इंटू जी एंड डिवाइड के क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब टेन थीटा, अब देखो थीटा फाइंड करना है, देखो थीटा आप कैसे फाइंड करते हैं ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। आप पहले थीटा ही फाइंड कर लिया करें,
ठीक है। तो देखो मैंने मेरे लेक्चर में बताया हुआ है कि टेन थीटा हो या साइन थीटा हो, अगर कोई स्मॉल एंगल होता है तो उसके लिए दोनों इक्वली होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक कर पाओगे कि साइन थीटा एंड टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, एंड यहाँ पर बताइए साइन थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 1, क्योंकि ये 1 ही बचेगा, इधर का सेपरेशन 1 रहेगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर, ये 1 होगा। और ये यहाँ पर इसका हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस इसमें स्ट्रिंग लेंथ कितनी गिवन थी, स्ट्रिंग लेंथ थी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ L यहाँ पर आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 डिवाइड लिख देना है क्या 20। ठीक है, 1 डिवाइड 20। अब बताओ वही वापस से सिस्टम आ रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में 1 डिवाइड 20 आ रहा था साइन थीटा में, तो फिर cos थीटा वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो m इक्वल में टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा 1 डिवाइड 20। r इसमें कितना गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, एंड 3 के लिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 3 स्क्वायर मीन्स 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर मतलब 9 स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्टली, 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ये 9.8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तो है ना, 10⁻⁻2 स्क्वायर सही है। फिर के 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर, है ना, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी है ना फॉर्मूले को लिखने में, अरे मैंने गलती कर दी तब, गलती हो गई यहाँ पर, ये m उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना, ये रिवर्स में लिख दिया, m इधर जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ आनी है। ठीक है, ये क्या बन रहा है के की स्क्वायर डिवाइड टेन थीटा आर स्क्वायर जी बन रहा है। ओके, सो अब देखिए के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है, क्यू कितना गिवन था भाई, क्यू 2 इंटू 10⁻8 मतलब 4 इंटू 10⁻16, डिवाइड कर दीजिए टेन थीटा 1 डिवाइड 20, आर 9 इंटू 10⁻4 एंड जी 9.8। बस आपको इसको सोल्व करना है, बाकी आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर जो भी है, इसका मास शायद 0.82 कुछ ऐसे आंसर था इसका, है ना। तो चेक कर लेना, चलो एक बार मैं बता देता हूँ इसका आंसर कितना आएगा, ये आप चेक कर लेना। इसका आंसर आना है इसको जब आप सोल्व करोगे आगे तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8.2 ग्राम आएगा। ओके, 8.2 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेना। ठीक है, आपको कैलकुलेशन है बस आगे, बस और कुछ नहीं है इसमें, बाकी ये सब सही है। ठीक है, आगे अब चलते हैं, इसका बी पार्ट मतलब टेंशन आपको फाइंड करना। अब देखो टेंशन फाइंड करना बहुत इजीली हो गया अपन, मैंने क्या बताया, कोस थीटा तो 1 होगा, है ना, कोस थीटा इज 1, ये ध्यान रखो आप, cos थीटा इज 1, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, t cos थीटा इक्वल mg है, सो t इक्वल mg बनना है केवल। ठीक है, तो अब आप चेक कर पाओगे कि m यहाँ पर कितना है 8.2 ग्राम मींस 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, इंटू g वो 9.8, और इसको आप आगे सोल्व कर लीजिए तो इसका आंसर आएगा, है ना, कितना आएगा, सोल्व कर लीजिएगा यार, मेरे से नहीं होता ये क्वेश्चन। इसका आंसर आना है 8.2 इंटू 10⁻² न्यूटन, 8.2 इंटू 10⁻² न्यूटन, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। बस कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे अब चलते हैं 24th क्वेश्चन में। 24th क्वेश्चन क्या है कि टू स्मॉल स्पेयर each having mass of 20 gram are suspended from a common point by a two insulating string of length 40 centimeter. Each the spears are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to force and to find the charge. Okay, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है, तो मैं डायरेक्टली एज ए डायग्राम से इसको क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ। ये आपको ऐसे स्पेयर गिवन है, चार्ज गिवन है इनका क्यू क्यू क्यू। ठीक है, कोई मास इनका गिवन होगा, मास यहाँ पर इनका गिवन है 20 ग्राम। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर गिवन है 40 सेंटीमीटर, ये आर है। ठीक है, बैलेंस लेंथ यहाँ पर आर जो है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, पूछा यहाँ पर क्यू है।
क्यों यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही देखो इजी क्वेश्चन है ये, तो मैंने डायरेक्टली ट्रिक मैंने कहा था कि कुछ फॉर्मूले आपको याद लर्न कर लेना, ठीक। किसमें मेरे उस लेक्चर में, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम वाला, ठीक है। तो इस उस पर अभी तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये तो सिंपली क्यों पूछा है इसने, चार्ज पूछा है, चार्ज पूछा है, तो अब आप चेक कर लीजिए ना क्या है भाई, ये इसको थीटा हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, बस इसकी एक थीटा की नीड हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है। तो अब बताओ, मैं डायरेक्टली बताऊंगा टेन थीटा इक्वल क्या होता है, एफ डिवाइड डब्ल्यू होता है, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया हुआ होगा, टेन थीटा इक्वल एफ डिवाइड डब्ल्यू, ठीक है। अब टेन थीटा कितना हो जाएगा, अब चेक करिए, 2 डिवाइड 40 मतलब कितना, वही 1/20 आ गया, देख लो, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल 1/20 आ जाएगा, सो 1/20 इज इक्वल टू एफ के क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर, आर की है ना, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, एंड डब्ल्यू इज क्या है एम जी। अब क्यू फाइंड करना है, चेक कर लीजिए आप, है ना। तो क्यू स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एम जी डिवाइड 20 के। ओके, बस आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कुछ ज्यादा मैं इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाला। अब आगे क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें क्या है देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 25 में टू आइडेंटिकल पिच बॉल है, ईच आर कैरिंग ए चार्ज क्यू, वही एक बार सिस्टम बना देते हैं यार, फटाफट समझ में आ जाएगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, और कहा है कि टू आइडेंटिकल पिच बॉल ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, स्ट्रिंग लेंथ एल, ठीक है, एंड फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल, इसमें कोई बैलेंस इक्विलिब्रियम का है कि बस ये इक्विलिब्रियम में कितनी पोजीशन पर ये इक्विलिब्रियम में, ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो आप ये कोई भी डिस्टेंस कंसीडर कर लेना एक बार के लिए, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, मास, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल, ठीक है। आपको इसमें मास पूछा है इस क्वेश्चन में, कहा है कि ये 2 बॉल है, 4 बॉल है ना, स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया कॉमन पॉइंट से, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तब इनके बीच का जो एंगल है वो 2 थीटा होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बस इसका मास बताना है, ठीक है। तो अब सिंपली मास बताने के लिए आपको करना ही क्या है, ठीक है, आपको करना ही क्या है, वो फॉर्मूला यूज करिए, ये वाला टेन थीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइड डब्ल्यू हो जाएगा, सिंपली बात तो ये है। अब डब्ल्यू से क्या मिल रहा होगा आपको, मास मिल रहा होगा, टेन थीटा, एफ भी लिखिए क्योंकि क्यू गिवन है, ठीक है, तो एफ लिख दीजिए, एफ कितना होगा भाई, के क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर लिखूंगा मैं, एंड डिवाइड क्या चलेगा एम जी, डब्ल्यू का एम जी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो बच्चों, अब आपको करना क्या है कि इस m को तो इधर सेंड कर दीजिए, अब बन जाएगा क्या, के क्यू स्क्वायर एंड डिवाइड आर स्क्वायर जी टेन थीटा बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ये वाला है ना, कुछ इधर वाला जो बन रहा है वो यही बन रहा है। ओके, अब टेन थीटा, क्योंकि आंसर कोट थीटा में दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1/10 थीटा कोट थीटा होता है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए अब आगे कि के क्यू स्क्वायर कोट थीटा एंड डिवाइड आर स्क्वायर जी। अब अपने पास में आर नहीं है ना भाई, ये आर आपको चाहिए होगी, ये आर है अपनी, ये आर चाहिए। अब आप चेक कर पाओगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ की अपन बात करते हैं थीटा के लिए, तो ये थीटा हो जाएगा, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा हो जाएगी कि नहीं। क्लियर यहाँ तक भाई, आपको ये तो गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर वाली साइड जो है ये फाइंड कर सकते हो, एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा हो जाएगी। तो अब आप देख पा रहे हो कि आर कितना हो गया, 2l साइन थीटा हो गया, ठीक है। सो एम मास के की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε0, सो क्यू स्क्वायर कोट थीटा एंड डिवाइड 4πε0, आर मीन्स कितना है, आर स्क्वायर है, मतलब ये 2l स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी हो गया। ओके, सो m इक्वल क्यू स्क्वायर कोट थीटा एंड डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है भाई, एल स्क्वायर है, जी साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर हो गया। ओके, बस इसी टर्म में ये क्वेश्चन पूछा है बस, तो ये डेराइव्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये, तो क्लियर है ये वाला पॉइंट।
ओके, नोट कर लीजिए एक बार इस चीज को। ओके, अब अपन क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिए, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2.0 × 10⁻⁴ कूलम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एंड एट अ सेपरेशन। पहले मैं एक बार इसका डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन डायग्राम बना देता हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, ए पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2.0 × 10⁻⁴ कूलम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एंड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ये सिंपल पेंडुलम है और इसके बिल्कुल यहाँ पर नीचे कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, दिस द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और कितना है इसका 2 × 10⁻⁴ कूलम है, इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉब, और ये सेपरेशन आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, बॉब मास जो है वो कितना है यहाँ पर 100 ग्राम है। ओके, फाइंड क्या करना है, व्हाट चार्ज शुड बी ऑन दिस बॉब। ओके, तो ये आपको इस पर चार्ज फाइंड करना है, ठीक है, ताकि ये बैलेंस में आ जाए, ठीक है, रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, देखिए अगर ये रेस्ट में होगा, बॉब अगर रेस्ट में होगा तो पहले आप समझिए इसमें हो क्या रहा है। देखिए, एक बॉब ले लिया, एक सिंपल पेंडुलम ले लिया, उसको ऐसे बांधा हुआ है स्ट्रिंग से, लाइट स्ट्रिंग से, उसका मास ये गिवन है, चार्ज इसको फाइंड करना ही है। इसके बिल्कुल इतनी नीचे, इतने 10 सेंटीमीटर बिलो पर एक चार्ज पार्टिकल है, Q × 10⁻⁴, ठीक है, ये एक चार्ज पार्टिकल है। अब बताओ, अगर ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसका मतलब क्या लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। अब सिंपली बात ये है कि इनमें से कोई चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब चार्ज नेगेटिव होगा तो उस पर कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो स्ट्रिंग में क्या क्रिएट हो जाएगा, टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगा, और वो टेंशन फोर्स किसके इक्वल होना है, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होना है। बस ये आपको ये जान लेना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू Fe। सो टी है ना, इसमें कोई फोर्स वगैरह गिवन है। हाँ, अब देखिए, अगर अब टेंशन फोर्स की बात करते हैं तो टेंशन फोर्स जो है, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए, ये सिंपल पेंडुलम है, टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा होगा, इस पर एक लग रहा होगा क्या, mg फोर्स भी लग रहा होगा। अगर ये बैलेंस कंडीशन में यहाँ पर ये रखा हुआ है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, देखो टेंशन ने इस mg को बैलेंस किया हुआ होगा, तो है ना, तो इसका टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, T = mg होगी, T = mg होगी। और ये टेंशन, अब जो इसमें टेंशन ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल में किसको, यहाँ पर इस पर एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो कितना अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स को भी ये क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो कोई इस पर क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा इसी डायरेक्शन में। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि mg जो है वो इक्वल होगा किसके, F के इक्वल होगा। सो mg = k Q² / R²। ठीक है, बस इसमें आपको इस पर ये जो चार्ज है, जैसे ये Q1 होगा, ये Q2 होगा, Q1 एंड Q2, तो इसमें एक आपको चार्ज फाइंड कर लेना है, Q1 यहाँ पर फाइंड करना है, तो mg × R² / K Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको m की वैल्यू पुट कर दीजिए, 100 × 10⁻³ g वही 9.8, r मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 × 10⁻⁻² मतलब 10⁻⁻1 होल स्क्वायर मतलब 10⁻⁻2, k 9 × 10⁻9 एंड Q2 is 2 × 10⁻⁴। अब इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, टू पार्टिकल A and B हैविंग चार्ज Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D। क्या है कि एक Q और 2Q चार्ज है और दोनों को रखा हुआ है D सेपरेशन पर। ठीक है, ये तो हो गया, इतना पार्ट हो गया कंप्लीट। A third particle C is to be clamped on a table in such a way that the particle A and B remains at rest। Okay, एक थर्ड पार्टिकल को, अब देखो कहाँ रखना होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। उस थर्ड पार्टिकल को यहाँ पर रखा हुआ होगा, मुझे लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ओके, a third particle is clamped
a third particle, ओके पार्टिकल, कैपिटल क्यों कर देता हूँ, इज क्लैम्ड बिटवीन, मैं लिख देता हूँ बिटवीन ए एंड बी, ओके यहाँ पर गिवन है ये ए और एंड बी, सच दैट देयर रिमेन्स एट रेस्ट, सच दैट both charge q and 2q remains in rest, ओके। ओह, कहाँ गया वो क्वेश्चन, देन व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन सी, क्या पूछा है, कहाँ गया भाई, two particles A and B having charges Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D. Okay, a third particle say to be clamped on the table in such a way that that particle A and B remains at rest on the table under electrical force. What should be the charge on C? Where should be it be clamped? ठीक है, आपको इसमें जो कैपिटल Q मैंने कहा है, एक तो ये फाइंड करना है और जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मान लीजिए x है, ये आपको इसमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इसमें इन चार्ज पार्टिकल्स को रखा हुआ है 2 एंड 2q को, ठीक है, और इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज है c पार्टिकल होगा, वो इस तरीके से रखा हुआ है कि पूरा सिस्टम जो है वो किसमें, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में तो आप जानते हो मैंने एक चार्ज इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम करवाया था और एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर भी बेस मैंने क्वेश्चंस कराया हुआ है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस को जब सोल्व करो तो पहले आपको क्या करना है कि इसकी पोजीशन फाइंड कर लीजिए कि वो कहां पर जो है इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब उस Q को कहां पर रखे कि ये भी इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये Q है और ये क्या है 2Q होगा, और ये मान क्योंकि अपन छोटू के पास में रखते हैं तो ये क्या होगा x होगा, तो ये बताइए कि ये कितना हो जाएगा d माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये यहाँ पर x पर रखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी d माइनस एक्स हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि इसकी पहले x ये फाइंड करनी है, x फाइंड करने के लिए इस पर और इस पर फोर्स सेम होनी चाहिए, सो k q कैपिटल Q डिवाइड x स्क्वायर, ये तो मालूम होगा आपको k, ठीक है। इस पर जो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए ताकि मैं x फाइंड कर सकूं, तो मुझे क्या करना होगा कि इसकी वजह से इस पर फोर्स और इसकी वजह से इस पर फोर्स जो अप्लाई हो रहेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, बैलेंस करेंगे, ये ना, ये यहाँ पर एक यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा F1 एंड F2, ठीक है। तो ये F1 एंड F2 है ना, ये F2 इधर लगा है ना, तो ये F2 होगा और ये F1 होगा, मैं F2 को इधर लिख दिया मैंने, K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइड x स्क्वायर एंड F1 मतलब इसकी वजह से कितना हो जाएगा, और वो होगा K Q इंटू 2Q डिवाइड d माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको वैल्यू तो कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर फाइनली क्या बन रहा है 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर डिवाइड 2 डिवाइड d माइनस एक्स होल स्क्वायर बन गया। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू d माइनस एक्स होल स्क्वायर, और फाइनली x इक्वल क्या आ जाएगा d डिवाइड रूट 2 प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। आप इसको वही मल्टी है ना, अभी कल वाले लेक्चर में इसको मैंने सोल्व करवाया था ऐसा क्वेश्चन, तो आपने देखा था कि ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी, x इक्वल d ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं, क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, तो वो चार्ज भी आप इजीली फाइंड कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक फोर्स एक चार्ज ले लीजिए और उस पर जो टोटल जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ताकि हम ये कह सके कि इस पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। देखो अभी अगर मैंने जो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे, दो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे, एक तो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन मान लो कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो, मतलब इन पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो, ठीक है, तब आप सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहा, इसने कहा है कि ये पूरे ये दोनों जो है वो स्टेबल है, रेस्ट में है, अगर इसको रख दे, ठीक है, इसका मतलब पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पर भी फोर्स जीरो होगा और इस पर भी फोर्स जीरो होगा। तो आपको कोई भी एक चार्ज पर क्या करना है, फोर्स जीरो कर देना है, टोटल फोर्स जीरो कर देना है, और उससे ये क्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ये वाला चार्ज ले लेता हूं और इस पर इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स जो है उनका जो समेशन है वो जीरो के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूं, फॉर वैल्यू सी वैल्यू क्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड एक्स स्क्वायर एंड प्लस इसकी वजह से इस पर फोर्स के 2q स्क्वायर है ना, 2q स्क्वायर हो जाए, यहाँ पर d स्क्वायर होगा, ओके।
सो इक्वल माइनस के टू क्यू स्क्वायर डिवाइड क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। ओके, अब ये आप चेक कर लीजिएगा, ये कैंसिल कैंसिल हो गया। सो q डिवाइड एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस टू क्यू एंड डिवाइड क्या बन रहा है डी स्क्वायर। सो q इक्वल माइनस टू क्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड डी स्क्वायर। अब देखिए q इक्वल टू माइनस टू क्यू एक्स स्क्वायर, अभी मैंने बताया था कितना है डी, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड डी स्क्वायर कैंसिल, क्यू इक्वल माइनस टू क्यू एंड इसको ओपन कर दीजिए तो कितना आ गया था टू प्लस वन माइनस टू रूट टू आ गया था। यहाँ तक हो गया था, नीचे वाले में प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, अब आप क्या करिए इसको प्लस कर दीजिए और अंदर इसको टू को अंदर भेज दीजिए तो माइनस क्यू, ठीक है। और ये थ्री बनेगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, माइनस ये टू इंटू टू फोर हो जाएगा, फोर रूट टू। ओके, तो ये थोड़ा सा है ना मिस्टेक हो गई, इसके लिए थोड़ा खेद है, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है, हालांकि ये मिस्टेक सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक क्या है कि मैंने डिस्टेंस को है ना गलत यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। मैंने इसको एज ये डी माइनस एक्स यहाँ पर कंसीडर करके वहां पर पुट कर दिया था। देखो टू क्यू और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस थी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, शायद इसी वजह से मिस्टेक हो गई। वो कितनी है डी है, ठीक है, डी है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा डी स्क्वायर होगा। अब आप इसको सोल्व करिए तो ये चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है एक बार मैं फटाफट देखो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल आर फास्टेंड टू द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। मान लीजिए ये अपने पास में स्प्रिंग है और यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल इनको यहाँ पर जो है उनको बांध दिया है यहाँ पर, और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है के ये गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। नेचुरल लेंथ इसकी गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और कहा कि इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, और इन पर जो चार्ज है, ठीक है, ये क्यू है सेम ही है। तो ये चार्ज गिवन है 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 8 कूलम, 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 8 कूलम यहाँ पर गिवन है। कहा है कि फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो इसने कहा है कि इसकी जो एक्सटेंशन है मतलब एक्स में फाइंड करना है। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चेक कर पा रहे हो। करना है क्या है कि जैसे इनको छोड़ेंगे स्प्रिंग के बांध दिया, जैसे छोड़ेंगे तो क्या होगा एक बार के लिए रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इसमें कुछ एक्सटेंशन आएगा एक्स का, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन फिर क्या हो जाएगा वो बैलेंस हो जाएंगे, रुक जाएंगे, मतलब स्प्रिंग फोर्स ने बैलेंस कर लिया किसको इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्प्रिंग फोर्स will be equal to electric force and we know F spring force is the minus kx, ठीक है। आप इसको kx लिख लेना माइनस में, ठीक है। एंड F मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ k q स्क्वायर डिवाइड, ये k अलग चीज है ना, ये ध्यान रखना है, k q स्क्वायर डिवाइड r स्क्वायर, ठीक है। k इज 100 इंटू एक्स एंड के 9 इंटू टेन टू पावर 9 क्यू स्क्वायर मतलब 4 इंटू टेन टू पावर माइनस 16 आर मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब 10 टू पावर माइनस 1 एंड होल स्क्वायर मतलब 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। बस ये एक्स फाइंड करना है, इसको सोल्व करना है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज ऑफ 2.0 into 10 to power minus 6 coulomb is held fixed on a horizontal table. Okay, a second charge particle of mass 80 gram stay in equilibrium on the table. काहे कि एक जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है और इस टेबल पर एक चार्ज रखा हुआ है A, ठीक है, और 2.0 into 10 to power minus 6 कूलम इसका चार्ज है, मैंने कहा ये QA है, ओके। और कहा है कि सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम, ठीक है, ये कुछ यहाँ पर रखा हुआ है 80 ग्राम का मास, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, ओके। 80 ग्राम का कोई चार्ज पार्टिकल है, ये क्यूए है, तो मान लो ये क्यू भी होगा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये कहा इसने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज। The coefficient of friction between the table and this second particle is
म्यू 0.2, यहाँ पर म्यू गिवन है भाई 0.2 है ना, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल में लाई। ओके, लेकिन एक चीज बताइए कि इसका चार्ज दिया है कि नहीं, इसने कुछ कहा है कि पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज a second charged particle of mass 80 grams stay in equilibrium on the table at a distance of 10 cm from the first charge. The coefficient of friction between the table and this second particle is find the range within which the charge of this second particle may lie। अच्छा, इसमें तो चार्ज तो फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है, मतलब ये क्यू भी इसमें क्या करना है, आपको फाइंड करना है ताकि ये है ना मतलब इस टेबल पर क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, बैलेंस पोजीशन में रहे। देखो होने वाला क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो ये इस पर क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वजह से ये इधर जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा, एफ आर क्रिएट होगा, और ये एफ आर जो है वो बैलेंस करेगा किसको, एफ ई को बैलेंस कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सो एफ ई इक्वल टू क्या है भाई, एफ आर, एफ ई मतलब के क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइड आर स्क्वायर। एफ आर क्या होता है, म्यू एन होता है, दैट इज एम जी, ठीक है। सो के 9 इंटू 10⁹, क्यू ए 2 इंटू 10⁻⁻6, क्यू बी एल स्क्वायर, एल कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब वही 10⁻⁻1 मतलब 10⁻⁻2, ठीक है, इक्वल म्यू कितना है 0.2, एम कितना है 80 ग्राम, मतलब 80 इंटू 10⁻3, जी 9.8 कंसीडर करना है। क्यू भी आ जाएगा, बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्यू भी आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको क्यू भी फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो 30वां क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज ऑफ 2.0 × 10⁻⁻6 कूलम एंड अ मास ऑफ 100 ग्राम is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक इंक्लाइनेशन या कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन एंगल कितना है 30 डिग्री है, और कहा है कि चार्ज जो है वो बॉटम पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ होगा, 2 × 10⁻⁻6 कूलम का है, यहाँ पर मान लो ये ए पॉइंट है तो आप इसको क्यू ए कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है, और इसका मास भी गिवन है, कितना है 100 ग्राम है। ओके, वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज। ओके, तो ये सेम चार्ज हो गया, तो मैं यहाँ पर एक और रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और कहा है कि कहाँ रखना चाहिए, हैविंग सेम चार्ज, ठीक है, इसको वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन सो दैट इट मे रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब मान लो कि एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, दैट इज ए पॉइंट, और ये यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और सेम मास है यहाँ पर, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है इस जगह, तो आपको क्या फाइंड करना है, ये आर फाइंड करना है, बस ये इस क्वेश्चन में आर फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी फाइंड करनी है, कहां पर रखें कि ये जो है रेस्ट में ही रहे, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये 11th क्लास का इंक्लाइन प्लेन वाले लॉज ऑफ मोशन जो है वहां पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंक्लाइन प्लेन के, तो आप चेक कर पाते हो कि ये एंगल थीटा है, तो ये अपन जानते हैं ये क्या होगा, एम जी होगा, ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा होगा, ठीक है, और ये इधर क्या जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा होगा। अब बताओ इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज एफ, ठीक है, अगर ये बैलेंस होगा तो इसका मतलब एफ और एम जी साइन थीटा जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सो एफ इक्वल यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एम जी साइन थीटा लिख सकते हो। सो के अब क्यू स्क्वायर ही होगा यहाँ पर, आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब आपको आर फाइंड करना है, ठीक है, तो सिंपली आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड एम जी साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें आर जो है फाइंड कर लेना वैल्यूज को पुट करके, ठीक है। तो ये आज अपन इतने क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज वाले क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, ठीक है, और क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी बीच में एक जगह क्वेश्चन में केवल एक वैल्यू को पुट करने में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है अपना, ठीक है। और मैं आप देख रहे होंगे कि मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सही तरीके से, ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से करवा रहा हूँ, और ये आपको क्लियर भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो न्यूमेरिकल रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।